हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज भी हम यही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स की कैसी कैसी पॉलिसीज़ थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। तो इससे पहले हमने देख लिया था अप टू की आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे करी, एक यूरोपियन के ऊपर 2 इंडियन सोल्जर्स, ये वाला इन्होंने कंट्रीब्यूशन लगाया था बंगाल वाले एरिया में। आज हम थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ जाने वाले हैं। पहली जो अप्रोच मिलेगी ब्रिटिशर्स की वो थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड किस किस बेसिस पे किया जा सकता है किसी भी इंसान को, तो सबसे प्रोमिनेंट वन जो आज के टाइम पे भी आप देखते हो दैट इज़ रिलीजन। रिलीजन के अलावा रेस आ जाती है, काला गोरा एंड सो ऑन, उस रेस के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है। और भी बहुत सारे रीजंस थे जिससे डिवाइड किया जा सकता था। याद करो फ्रेडरिक रॉबर्ट को, जिसने इंडियंस की 2 क्लासेस बना दी थी, एक थी मार्शियल वाली और एक थी नॉन मार्शियल। एक आर्मी वाली और एक ऐसी फैमिलीज बना दी थी, एक ऐसा ग्रुप बना दिया था जिसमें आर्मी बैकग्राउंड नहीं हुआ करता था। तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं और साथ में रूल कर रहे हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बना रहे हैं थ्रू आउट द नेशन और उसके ऊपर रूल कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी देखने को मिल रही है। वैसे ही एनिमोसिटी टूवर्ड एजुकेशन ऑफ इंडियंस को एडुकेट कर रहे हैं, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। पर अब इंडियन जो सिविल सर्वेंट थे वो कहीं ना कहीं अवेयर हो रहे थे अपने राइट्स को लेके। उनको पता चल रहा है कि पेपर किसका हो रहा है, किसकी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो रहा है, इंडियंस का। पर दिक्कत कहाँ पे आ रही है, मेनली दिक्कत आ रही है कि रूल हम पे कौन कर रहा है, रूल हम पे कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स का अगर आप एटीट्यूड देखोगे टुवर्ड द एजुकेशन ऑफ इंडियंस, आपको अनफ्रेंडली सा मिलेगा। ये नहीं चाह रहे हैं कि हम इनके लिए कुछ करें, पर रिवोल्ट्स को रोकने के लिए ये कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेट करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही ज़मींदारों की तरफ कैसा एटीट्यूड रहा तो वो भी हम देखेंगे, और सोशल रिफॉर्म्स की तरफ कैसा एटीट्यूड रहा ब्रिटिशर्स का वो भी देखते हैं, और सोशल सेक्टर को कैसे ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। तो वन बाय वन सभी फैक्टर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। आपके मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, आज के प्रेजेंट टाइम के साथ कंपैरिजन में भी आ सकते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करके, और या फिर स्टैटिकली भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश काल के अंदर कैसी सिचुएशन हुआ करती थी, कैसी कैसी इनकी पॉलिसीज़ हुआ करती थी, तो उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहली जो इनकी पॉलिसी थी दैट वाज डिवाइड एंड रूल, लोगों को तोड़ो और उनके ऊपर फिर रूल करो। सबसे प्रोमिनेंट जो एक फैक्टर रहता है जिससे डिवाइड एंड रूल किया जा सकता है वो है रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे, कास्ट के बेसिस पे जाति बना दो, जाति एक ऊपर की आ जाएगी या नीचे की आ जाएगी, सो कॉल्ड अपर एंड लोअर कास्ट, और रूल करना शुरू कर दो। रेस, काला गोरा रेस के बेसिस पे। रीजन, जगहों के हिसाब से, इतने में ट्राइबल्स हैं, ये रूरल एरियाज़ हैं, ये अर्बन एरियाज़ हैं। कास्ट के साथ अगर इस फैक्टर को जोड़ दिया जाए तो एक कम्युनिटी को बोल दिया जाएगा इनके रीजन में छुआछूत वाली वो इशू अटैच कर दिए जाएंगे। अनटचेबिलिटी भी जो आप पढ़ते हो अंडर द आर्टिकल नंबर 17 ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे आर्टिकल नंबर 17 में क्या बोला है, अनटचेबिलिटी की बात करी हुई है। छुआछूत अगर कोई शो करता है, ऐसी कोई एक्ट रिप्रेजेंट करता है तो उसको पेनल्टी हो सकती है। पर ये जो वर्ड है ना अनटचेबिलिटी, हमारे आर्टिकल नंबर 17 जब आप पढ़ते हो पॉलिटी का तो उसमें ये मेंशन्ड नहीं है, इसकी डेफिनेशन मेंशन नहीं है, सिर्फ वर्ड मेंशन है। तो डिवाइड एंड रूल वाज द फर्स्ट स्टेप। अब रिलीजन के बेसिस पे देख लेते हैं कैसे इन्होंने डिवाइड किया। तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिए मुस्लिम्स के लिए। आईएनसी तो चलेगी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 28 ऑफ दिसंबर, ये मुझे याद रह जाता है बिकॉज मेरा बर्थडे होता है। तो 28 ऑफ दिसंबर 1885, ठीक है, 1885 में ये एस्टेब्लिश होगी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, और सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया जाता है फॉर मुस्लिम्स। रिलीजन और क्या क्या चीज़ें आ जाती है, लैंग्वेज आ जाएगी, जैसे हिंदू मेजॉरिटी विल से हिंदी लैंग्वेज, और जो आई एम सो सॉरी जो मुस्लिम्स हैं वो आ जाएंगे कौन सी लैंग्वेज में, उर्दू लैंग्वेज बना दी ना। यहाँ पे देखो 2 नेशन थ्योरी जड़ दी इन्होंने, डिवाइड एंड रूल से तो बनाई थी 2 नेशन थ्योरी। तो ये देखो एक प्रोमिनेंट स्टेप, रिलीजन की हेल्प से कैसे इन्होंने डिवाइड किया और खुद रूल किया, एक कंट्री के 2 हिस्से करवा दिए। उसके बाद आती है कास्ट। कास्ट तो ऐसा है जो इतना डीपली रूटेड है ना हमारी सोसाइटी के अंदर, मतलब एक दिन में कोई बोल देना इंटरव्यू में जाके कि मैं तो कास्ट ही ख़त्म कर दूंगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल इन 1 डे या फिर 1 ईयर, इट विल टेक सम टाइम, एकदम से कभी भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अवेयरनेस ऐसे लेवल पे चाहिए कि मतलब
विच विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो एक दिन में नहीं हो सकती ये चीज़ें। अब जैसे कास्ट के बेसिस पे कम्यूनल अवार्ड्स शुरू कर दिए, लोग कास्ट के बेसिस पे अवार्ड देने शुरू कर दिए, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बना दी। जैसे आप वैदिक काल में भी पढ़ते हो, ब्राह्मण हुआ करते थे, देन क्षत्रियज आया करते थे, एंड आफ्टर दैट देयर वाज वैश्याज, एंड फाइनली शूद्राज हुआ करते थे। ये किसके बेसिस पे बना था? ये था ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक ही फैमिली से ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था, शूद्र भी हो सकता था। पर लेटर वैदिक में इसका भी मिसयूज हुआ था। सेम इज हैपनिंग इन द ब्रिटिश काल, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के अंदर भी सेम ही चीज़ें हो रही हैं। तो दूसरा जो फैक्टर रहेगा आपके डिवाइड एंड रूल के अंदर, दैट इज कास्ट। तीसरा आता है रेस। रेस में कैसे कैसे, एक तो बना दिए ऐसे जो आर्मी को ज्वाइन करेंगे, मार्शियल फैमिलीज, मार्शियल रेसिस बना दी, और दूसरी नॉन मार्शियल रेसिस बना दी। वैसे आर्यन द्रविड़, ये आर्यंस कौन हुआ करते थे? जिनका फेयर कलर हुआ करता था, फेयर कलर वालों को बोल दिया, और वहीं पे जिनका डार्क कलर हुआ करता था उनको बोल दिया कि आप तो दास हो हमारे, स्लेवरी को शो करवा दिया। तो आर्यन द्रविडियन सिस्टम देखने को मिलेगा। हिस्टोरिकल नैरेटिव है मैक्स मुलर, वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और सोसाइटी के हित में बहुत काम किया है मैक्स मुलर जी ने। तो ये भी बताते हैं कि ये हिस्टोरिकल एक पॉइंट इन्होंने पिक करा था, जो इंडिया में एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन लेके आया था सोसाइटी के अंदर। रीजन के बेसिस पे देखोगे तो इंडिजिनस इनहैबिटेंट हैं या कि बाहर से आए हुए हैं, तो आर्यंस भी तो बाहर से ही आए थे, इन्वेडर्स उनको कंसीडर हम कर लेते हैं। डिफरेंट थ्योरीज हमने पढ़ी थी, याद करो एंशिएंट हिस्ट्री, तो उनमें ये सारी चीज़ें हमने करी थी। रीजनलिज्म विज रेसिज्म, तो ये दोनों फैक्टर भी यहाँ पे प्रोमिनेट कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल में हमने देख लिए 4 फैक्टर्स टोटल। अब देखेंगे हम एनिमोसिटी टुवर्ड एजुकेटेड इंडियंस। अब जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं इंडियंस, अच्छे अच्छे रैंक्स के ऊपर जा रहे हैं, जुडिशरी में हम देख रहे हैं जजेस को अथॉरिटी दी जा रही है कि अगर यूरोपियन के अगेंस्ट कोई केस लगा हुआ है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, एक अनफ्रेंडलीनेस देखने को मिली इनकी। अब जो यूरोपियंस हैं या ब्रिटिशर्स हैं उनको क्या हो रही है, जेलसी हो रही है फ्रॉम द एजुकेटेड इंडियंस। मॉडर्न एजुकेशन का प्रमोशन करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको किसी और की कंट्री में जाके रहना है और उनको अपने राइट्स पता लग रहे हैं, रिवोल्ट वो रेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन को तो प्रमोट करना ही पड़ेगा। और इन्होंने अब यहाँ पे भी दिमाग लगाया, कैसे? एक तो प्लस पॉइंट है, ठीक है, एजुकेशन की तरफ हमें ले गए। दूसरा, ले नहीं गए एक्चुअली, इन्होंने हमें इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकली हमारे ऊपर रूल कर दिया था कि हम सोच नहीं पा रहे थे उस तरफ को। चलो ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन इन्होंने शुरू कर दी, पर किस बेसिस पे? इन्होंने देखा अब कास्ट के बेसिस पे तो डिवाइड हो ही गए थे हम, ठीक है, हाई कास्ट एंड सो कॉल्ड लो कास्ट, ये सारी चीज़ें तो बन ही चुकी हैं। अब दिक्कत कहाँ पे आने वाली थी बीच में? ये किसको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं? सिर्फ हाई कास्ट को, बाय सेइंग कि हाई कास्ट वाले जो इंडियंस हैं वो बाकी लो कास्ट वालों को तो एडुकेट करवा ही देंगे। पर दिस वॉज नॉट फॉर श्योर, ये ज़रूरी नहीं था कि ऐसा ही होना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं थी चीज़ कि हाई कास्ट वाले लो कास्ट को यहाँ पे एडुकेट कर ही देंगे। तो एक रीज़न ये भी रहा। यहाँ से भी यहाँ इन्होंने, हम देख रहे हैं कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं कि अपनी रूलिंग ना छूटे। ज़मींदार्स की तरफ देखोगे तो अब ब्रिटिशर्स खुद तो मेन ऑफिसेज में बैठे हुए थे, लोकल पीपल से पैसे कलेक्ट करना, टैक्स लेना या फिर पैसे देना लोगों को, ज़मींदार को किया था ना ये काम असाइन, या फिर मनी लेंडर्स जो हुआ करते थे उनको बोल दिया था कि आपने क्या करना है, लोन देना है लोगों को, और फिर जब टैक्स लोगे तो खूब सारे इंटरेस्ट पे लेना है, उसमें से लंप सम अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, कुछ आपके पास रह जाएगा। तो ज़मींदार वहाँ से अपनी सैलरी खुद ही ले लिया करते थे। अब ज़मींदार को भी आगे जाके आंसरेबल होना होता था ब्रिटिशर्स के आगे, तो जब आंसर देना होता था तो इस वजह से ये ब्रिटिशर्स से और ज़्यादा पैसे जो पीजेंट्स हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, उनसे और ज़्यादा पैसे मांगते थे ताकि अपना भी फ़ायदा हो और ब्रिटिशर्स का भी फ़ायदा हो। फार्मर और पीजेंट्स की इनको पड़ी हुई थी। तो इससे क्या हुआ, ज़मींदार्स का भी इन्होंने मिसयूज़ किया और इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी से एक डिवीज़न क्रिएट करने की ट्राई करी। वैसे ही सोशल रिफॉर्म्स अगर आप देखते हो तो कैसे एटीट्यूड रहा सोशल रिफॉर्म्स की तरफ, तो पॉलिटिक्स ही बना दी रिलीजन की। अभी देखा ना, सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया है मुस्लिम्स के लिए, लैंग्वेज के बेसिस पे हिंदी और दूसरी तरफ उर्दू बना दिया, लो पॉलिटिसाइज ही कर दिया रिलीजन को, ठीक है। सोशल ऑर्डर जैसे नॉर्मली पहले जहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, एक रिदम बना हुआ है, बैलेंस बना हुआ है, वहाँ पे कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा जो सोसाइटी का एक रिदम था उसको ही बिगाड़ दिया ताकि खुद रूल कर सकें।
अब प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या क्या रिलेशन थे उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो आपके फैक्टर्स, 4 के 4 फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं कि कैसी एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, वो हमने देख लिया। अब देखेंगे हम कि प्रिंसली स्टेट्स जो हुआ करती थी, अब ये प्रिंसली स्टेट्स क्या थी। अब देखो बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसेस थे हमारे पूरे के पूरे प्रोविंसेस के अंदर, इंडिया के अंदर, पर ये सारे के सारे प्रोविंसेस कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के ही अंडर थे। इसी वजह से प्रिंसली स्टेट्स में आप देखोगे कि बैठते तो प्रिंस थे, राजकुमार राजे बैठा करते थे, पर जो चलती थी वो ब्रिटिशर्स की चला करती थी। मतलब इनके पास कोई ऐसी खास ऑटोनॉमी नहीं थी कि वो अपना रूल कर सकें। देयर वाज नो ऑटोनॉमी। इंटरनल अफेयर में ब्रिटिशर्स इंटरफेयर किया करते थे, क्योंकि जहाँ पे इंटरनल अफेयर में छुपन छुपाई शुरू हो जाती थी वहाँ पे ब्रिटिशर्स को पैसा आना बंद हो जाता था। ब्रिटिशर्स पैसे के पीर थे, उनको तो पैसे से मतलब था, जनता से मतलब कोई नहीं था। वहाँ पे लोगों को लोकली क्या चीज़ें चाहिए उससे कोई मतलब था नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो ऑटोनॉमी थी वो नहीं दी गई थी प्रिंसेस को। हाउएवर इस प्रेस्टिजियस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो प्रिंसेस हुआ करते थे इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया कि ठीक है, जो ब्रिटिश क्राउन बोलेगा वही एक पैरामाउंट पावर है, कि तुसी ग्रेट हो, दैट सॉर्ट ऑफ फीलिंग दे गॉट। एंड हम जो हैं वो वैसा ही करेंगे जैसे ब्रिटिशर्स बोलेंगे, पर हमें अपनी गद्दी पे बिठाए रखो, हमारी जो राजा की गद्दी है उसके ऊपर बिठाए रखो। तो देखो प्रिंसली स्टेट्स का भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ब्रिटिशर्स। उसके बाद आता है क्वीन विक्टोरिया का रोल। क्वीन विक्टोरिया ने अपने आप को बोल दिया था क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया 1876 में। जो क्वीन विक्टोरिया है, इंग्लैंड की महारानी है, वो इंडिया में बोलती है कि मतलब वहाँ से डिक्लेयर करती है अपने आप को कि मैं ही रानी हूँ। कहाँ की? इंडिया की। कैसरे हिंद, हिंदी में अगर देखोगे तो टाइटल ये जो एम्प्रेस ऑफ इंडिया बोला हुआ है दैट इज़ द कैसरे हिंद, कैसरे हिंद। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो हैं वो क्लियर कर देते हैं कि जितने भी इंडियन प्रिंसेस हैं दे आर जस्ट अ एजेंट हैं किसके? ब्रिटिशर क्राउन के। बस उनके बिहाफ पे रूल कर रहे हैं। मतलब प्रिंसेस की कोई वैल्यू नहीं है, पर ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे वो रूल कर पा रहे हैं। दैट इज सेड बाय द, किसने बोला ये? तो ये बोला था लॉर्ड कर्जन ने। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने कुछ मॉडर्न चेंजेस भी इंक्लूड कर दिए। अब सारी चीज़ें नेगेटिव तो नहीं हो सकती थी, पॉजिटिव भी आई, जैसे रेलवेज़ की स्थापना करी। अब रेलवे पॉजिटिव भी देखेंगे हम, नेगेटिव भी देखेंगे। नेगेटिव ये था कि हम यहाँ से रेलवे ट्रैक्स बना के अपने यूरोप में सारे रिसोर्सेज उठा रहे हैं इंडिया से और ले जा रहे हैं, बिग नेगेटिव इम्पैक्ट। और वही चीज़ से चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडिया में आके बेच रहे हैं डबल दाम के ऊपर। तो अपने को तो लॉस हो रहा है, रिसोर्स भी अपना ही गया, वो भी बिल्कुल मतलब ये बोलो कि फ़ायदे की, प्रॉफिट नाम की तो चीज़ ही नहीं है। लॉस में हमने रिसोर्सेज दे दिए उधर की तरफ को, और जब वापस आ रहा है उसी चीज़ से, उसी रॉ मटेरियल से चीज़ें बन के आ रही हैं और इंडिया के अंदर आ जा रही हैं। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे? रेलवे सेटअप हुई, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये देख लिया हमने ट्रेड को लेके, पॉजिटिव क्या था? कनेक्टिविटी इंक्रीज़ हुई है। आज भी हमें उन्हीं रेलवे ट्रैक्स के ऊपर चले हुए हैं, मॉडर्न उसी के ऊपर मॉडर्नाइजेशन करी हुई है। पोस्टल सिस्टम शुरू हुआ, ठीक है, इनको अपने मैसेजेस भी भेजने होते थे फटाफट से, हम वो आज हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहा। करेंसी, टेलीग्राफ लाइंस थी। आगे आंदोलन पढ़ेंगे हम तो ये टेलीग्राफ लाइन ही तोड़ने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है, ये जो कनेक्टिविटी है इन्हीं को तोड़ने वाले हैं। और बहुत सारे कम्युनिकेशन के वेज बना दिए जिसके थ्रू जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेड प्रोविंसेस हैं वो एक तरह से कनेक्टेड रह सकें। तो मॉडर्न डेवलपमेंट्स भी हुई। अब आता है वाइट डोमिनेंस। वाइट डोमिनेंस यहाँ पे एक तो आपका आर्मी वाला आ जाएगा कि कमांडर पोजीशन पे तो सिर्फ आपके ब्रिटिशर्स ही होंगे, ठीक है, और बाकी जो इंडियंस हैं फ्रॉम हायर ग्रेड्स ऑफ सर्विसेज वो सिविल और मिलिट्री मैटर्स में भी आ सकते हैं, बशर्ते उनके पास एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उनको सिविल या फिर मिलिट्री मैटर, पर जो अभी भी डोमिनेंस रहेगी मिलिट्री के अंदर वो किसकी रहेगी? ब्रिटिशर्स की रहेगी। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगी पब्लिक एरियाज़ में, सोशल एंड पॉलिटिकल स्फेयर में, हर जगह पे आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगी। एंड ऐसी जो ये टर्म यूरोपियंस है ये आप देखोगे किन किन जगहों पे अपना जाल बिछा चुके थे। तो रेलवे कंपार्टमेंट्स में, ठीक है, आगे वाली जो सुपीरियर क्लास की सीट्स हुआ करती थी वो सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी, तो दैट इज़ अगेन डिस्क्रिमिनेशन। वेटिंग रूम्स, यहाँ पे भी सीट्स जो थी कुछ यूरोपियंस के लिए थी, रेस के बेसिस पे मतलब डिवीजन कर रखी है। होटल्स में, क्लब्स में, स्विमिंग पूल्स में, पार्क्स में चीज़ें बना तो दी, मॉडर्न डेवलपमेंट कर तो दी, पर वहाँ पे भी क्या है अभी? हाई एंड लो कॉम्प्लेक्स, या फिर यूँ कह लो सुपीरियर और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स अभी भी देखने को मिल रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अभी भी कॉन्टिन्यूड है।
लेबर लॉज अगर देखोगे तो बहुत सारी अमेंडमेंट करी गई लेबर लॉज के अंदर 19वीं सेंचुरी की जब हम बात करते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स थे, वो चाहे वीमेन थी, मैन थे, बच्चे थे, उनकी जो कंडीशन थी पैथेटिक हो रखी थी, बुरी हालत थी। क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे इंडियन वर्कर्स? लंबे आवर्स के लिए काम किया करते थे, 16 से 17 घंटे, 24 घंटे तो दिन में होते हैं, उसमें से 16 से 17 घंटे काम किए जा रहे हैं, वो भी फैक्ट्रीज़ के अंदर। कितना धुआं होता है, कितना एमिशन होता है, कितने सारे हैवी मेटल्स होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो काम किए जा रहे हैं। तो जो फैक्ट्रीज थी देवर ओवर क्राउडेड और अनहाइजीनिक थी, यानी कि सफाई का कोई ध्यान नहीं था। विमेन एंड चिल्ड्रन जो थे ये सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे। उनकी पे स्केल एज और जेंडर के बेसिस पे डिवाइड हो रखी है। जैसे जेंडर में दो आगे मेल एंड फीमेल, मेल्स को ज़्यादा दिया जाता था इफ़ कंपेयर टू द फीमेल, नो न्यूट्रलिटी। और एज के बेसिस पे जैसे बच्चे, बूढ़े और बीच में युवा, एडल्ट, ये सब आ जाएंगे, तो इनके बेसिस पे स्केल दी जाती थी। अब जैसे बच्चे हैं या फिर बूढ़े हैं, ये तो कम काम कर पाएंगे, तो इनका पे स्केल भी लो हुआ करता था। एडल्ट, फीमेल और मेल जो हैं वो ज़्यादा काम कर पाएंगे, तो इससे उनका पे स्केल कंपेयर टू द चिल्ड्रन एंड एल्डर ज़्यादा हुआ करता था। पर अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो कंडीशन कैसी थी इनकी? पैथेटिक हो रखी थी, बुरी हालत थी। वीकली हॉलीडे की एब्सेंस आपको देखने को मिल जाएगी, कोई छुट्टी नहीं हुआ करती थी। कंपनसेशन, अगर चोट वोट लग जाती थी फैक्ट्री के अंदर तो उनको ऐसे नहीं कि पैसे दे दिए जाएं ताकि वो अपना इलाज वगैरह टाइमली करवा पाएँ, नो, कोई और आ जाएगा उनकी जगह पे। तो कोई कंपनसेशन का यहाँ पे प्रोविज़न नहीं था, ना ही फैक्ट्री के अंदर कोई सेफ्टी प्रोविज़न था, कोई इक्विपमेंट वहाँ पे नहीं लगा था, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स। लेबर लॉज देखेंगे, पर देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो टू लाइक एंड शेयर। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।